%90 90% केसेस जो उनके पास आते थे वो लड़कियों, लड़कों और सेक्स के बारे में आते थे। उस लड़की को वश में करो, उस लड़के को वश में करो, उसके पति को वश में करो, उसकी बीवी को वश में करो, मुझे इसके साथ सोना है, मुझे उसके साथ सोना है, यही चल रहा है 90%। सबसे ज़्यादा रुचि लोगों की इसमें थी। पैसे की बात अलग, एजुकेशन की बात अलग, नौकरी की बात अलग, लोगों के माइंड में यह ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो फिल्म की कहानी है। पिछले 30 वर्षों के दौरान गुलाम राज, हंटेड, 1920 सहित कई सफलतम फिल्मों का निर्देशन कर चुके फिल्मकार विक्रम भट्ट ने सिनेमा में सर्वाधिक नए प्रयोग किए हैं। अब वह एक नई तकनीक वर्चुअल प्रोडक्शन का उपयोग कर बतौर निर्देशक फिल्म जुदा होके भी लेकर आ रहे हैं। 15 जुलाई को प्रदर्शित हो रही फिल्म जुदा होके वह वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक के संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल ने विक्रम भट्ट से लंबी बातचीत की। विक्रम भट्ट जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। आपको प्रयोग करने में बहुत आनंद आता है, तो ये वर्चुअल फॉर्मेट का ख्याल कैसे आया? ये वर्चुअल फॉर्मेट जो है वो लॉकडाउन की देन है। जब लॉकडाउन हुआ और बाकी चीज़ें भी बंद हो गई, उसके साथ हमारी शूटिंगें भी बंद हो गई। और जैसे लॉकडाउन खुल रहा था तब भी बड़ी मुश्किलें थी, क्योंकि आप डांसर्स यूज़ नहीं कर सकते, जूनियर आर्टिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, रात को शूटिंग नहीं कर सकते। तो बड़ी चिंता थी। और फिर जैसे ही माहौल ठीक हो रहा था तो सेकंड वेव आया। तो फर्स्ट वेव में मैं ये सोच रहा था कि, और तब तो क्या है कि कोई मतलब पिक्चर साफ था नहीं हमारे आगे। कोई कहता था कि ये तो 3 साल चलेगा, कोई कहता था 5 साल चलेगा, कोई कहता था सालों साल चलेगा। तो मैं और मेरे बॉस भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब, ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर ये माहौल है तो पिक्चरें बनाएंगे कैसे। और उसमें हमने ये वर्चुअल चीज़ देखी जहाँ पे एक नई टेक्निक से आप अपनी दुनियाएं बना सकते हैं। ऐसी दुनियाएं जो वास्तविक, जैसे हमारी रोज़मर्रा की असली दुनिया है वैसी ही लगती है, लेकिन आप उसमें आपके कैरेक्टर्स को रख सकते हैं और फिल्म बना सकते हैं। तो हमको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन इसमें सीखना भी पड़ता काफ़ी। तो मैंने कोर्स किया, पहले बेसिक कोर्स किया, फिर लाइटिंग का कोर्स किया, फिर आर्किटेक्चर का कोर्स किया, फिर थोड़ा थोड़ा हमने 1-2 वेब सीरीज़ में ट्राई किया कि हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। और उसके बाद सोचा कि ये फिल्म जो है वो पूरी की पूरी वर्चुअल बनाएंगे। तो ऐसा रहा ये सफ़र। अच्छा, आपको पता होगा कि एक फिल्म आई थी कर्ज, ऋषि कपूर की। जी। उस फिल्म में भी एक गाना जो है इसी तरह से शूट हुआ था। उसमें पीछे ट्राली से लोकेशन को आगे पीछे किया गया था। हाँ, वो एक हसीना थी गाना जो था। जी। आ, एक, हाँ, ये एक उदाहरण तो कह सकते हैं आप, लेकिन वो क्या बैक प्रोजेक्शन है। हम कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसमें कई अलग अलग तरह भी होती है। जैसे अब कर्ज में जो था वो ऋषि कपूर साहब जो थे वो स्क्रीन के आगे थे, लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग शॉट लेना है जहाँ पे वो एकदम अंदर हो, तो फिर तो आपको उनको पर्दे के अंदर डालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती है, लेकिन मैं हूँ ऐसा, मुझे ये सब अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। मैंने स्टीरियोस्कोपिक 3D भी पहले मैंने बनाई, हॉन्टेड। अब ये है जुदा होके भी। मैं तो कहूँगा कि हम लोग ये कर पाए, हम लोग ये फिल्म बना पाए, जैसी चाहते हैं वैसी बना पाए, उसी में हमारी बहुत बड़ी चीज़ है। आप खुद लेखक हैं, इसके बावजूद इस बार आपने जुदा होके के लेखन की जिम्मेदारी महेश भट्ट साहब को सौंपी। इसके पीछे कोई खास सोच रही है? एक्चुअली
भट्ट साहब ने मुझे कहा कि विक्रम, मेरे लिए एक ऐसी फ़िल्म बनाओ जो तुमने कभी ना बनाई। तो मैंने बोला, तो बॉस आप लिखिए। तो उन्होंने कहा, देख विक्रम, मैं तो हॉरर लिखता नहीं, हॉरर तो तू लिखता है, लेकिन तू हॉरर फ़िल्म में लव स्टोरी डालता है। मैं चाहता हूँ कि तू लव स्टोरी में हॉरर डाल। तो मैंने बोला, डन सर। तो इसलिए जुदा होके भी जैसी फ़िल्म बनाई हमने, जो कि एक्चुअली एक लव स्टोरी है जिसमें हॉरर भी है। मैं तो कहूँगा कि जो प्यार का दुश्मन है इस फ़िल्म में, वो हॉरर है। फिल्म जुदा होके भी की कहानी का बीज कहाँ से मिला? ये फ़िल्म जो है वो मेरे दिमाग में इस कदर आई कि कुछ साल पहले मेरी एक दोस्त थी जो कि एक रिश्ते से गुज़र रही थी, जो कि जो लड़का था वो परेशान कर रहा था उसको, और उसको कहीं ये शक हुआ कि ये कुछ काला जादू कर रहा है या मैली विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम एक कोई बाबा जैसे थे कोई, तो हम उनके पास गए और तो बाबा ने हमने सबको समझाया कि एक चीज़ है जिसका नाम है वशीकरण। वो वशीकरण एक ऐसी विद्या है या विधि है, आप कह लीजिए, जिसके ज़रिए आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी की सोच को। तो हमारे लिए मानना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन उसने कहा ये होता है। तो उनके साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो बात करते करते मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, क्योंकि मेरी इन चीज़ों में रुचि है। तो मैंने कहा कि ये वशीकरण जो है उसमें केसेस कैसे आते हैं आपके पास? तो उसने जो कहा वो, उससे मेरी दिमाग की बत्ती जल गई। उसने कहा कि 90%, 90% केसेस जो उनके पास आते थे वो लड़कियों, लड़कों और सेक्स के बारे में आते। उस लड़की को वश में करो, उस लड़के को वश में करो, उसके पति को वश में करो, उसकी बीवी को वश में करो, मुझे इसके साथ सोना है, मुझे उसके साथ सोना है, यही चल रहा है 90%। सबसे ज़्यादा रुचि लोगों की इसमें थी। पैसे की बात अलग, एजुकेशन की बात अलग, नौकरी की बात अलग, लोगों के माइंड में ये ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो फिल्म की कहानी है कि अगर आपके प्यार को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को किसी ने वश में कर लिया हो और वो आपका कहना छोड़ के उसका कहना मान रही है, तो ऐसे विलन से आप अपने प्यार को बचाएंगे कैसे? तो ये मैंने भट्ट साहब को कहा कि भट्ट साहब ये एक आइडिया बन सकता है। तो उन्होंने कहा बस छोड़ दे मेरे पास, और फिर उन्होंने जुदा होके भी की कहानी लिखी। इसके लिए कलाकारों को जो आपने चयन किया है वो ज़्यादातर नए हैं, इसकी कोई खास वजह रही? एक्चुअली अक्षय ओबेरॉय तो नए नहीं हैं, उनको तो यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी फिल्में भी की है। आइंद्रता जो है वो साउथ में काफ़ी फिल्म कर चुकी हैं और फेमस भी है, दिगांत की वाइफ है। मेहरजान नए हैं, उन्होंने कुछ फिल्में नहीं की, लेकिन जब कहानी लिखी जाती है तो धीरे धीरे आपके सामने एक चेहरा नज़र आने लगता है कि हाँ, ये चेहरा जो है ये सूट करता है। तो वही तो कास्टिंग कहते हैं हम लोग। तो अक्षय के साथ मैंने एक सीरीज़ की थी लीगल, तो हमने सोचा था कि साथ में काम करेंगे। मेहरजान के साथ भी मैंने काम किया था, लेकिन आइंद्रता के साथ मैंने काम नहीं किया था, लेकिन मेरी बेटी ने काम किया था एक सीरियल में, सनक में, और मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा था। तो बस इसी तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। लेकिन इस फिल्म में आपने एक नए संगीतकार को पेश किया है और लोग कहते हैं कि भट्ट कम को संगीत की सबसे ज़्यादा अच्छी समझ है। अब संगीत की हम में अच्छी समझ है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन संगीत का शौक़ ज़रूर है। और सही मानों में अगर आप पूछें तो ये पुनीत दीक्षित जो हैं, जो नए संगीतकार हैं, वो हमारे दफ्तर आया करते थे भट्ट साहब से मिलने। भट्ट साहब के साथ जो लिखती हैं श्रुतिका जी,
उनके मित्र हैं ये। तो वो आते थे और अपना संगीत सुनाते थे। और मेरी बेटी फ़िल्म बना रही है 1920 का एक भाग बना रही है जो मैंने बनाई थी, और ये गाने उसके लिए लेके आते थे। और भट्ट साहब और मेरी कैबिन के बीच में एक बस कांच की दीवार है, तो मैं ये गाने सुनता था। तो मैंने चुपके से जाके कहा, यार ये गाने मेरे को चाहिए क्योंकि ये है कमाल। फिर बड़ी मिन्नतें करके अपनी बेटी से गाने छुड़वाए मैंने और हड़प लिए। तो ये है राज इस फिल्म की संगीत का। मैंने सुना कि इसमें एक गाना है जिसमें स्पेनिश म्यूजिक को भी यूज किया गया है, ये आपकी सलाह थी या क्या था? नहीं, मेरी सलाह तो नहीं रहती। मैं कभी कभी म्यूज़िक डायरेक्टर को कहता ज़रूर हूँ कि मुझे इस किस्म का गाना चाहिए या उस किस्म का गाना चाहिए, लेकिन फिर मैं उन पे छोड़ देता हूँ। तो इस फिल्म का जो संगीत है, इसमें आपको क्या खासियत चाहिए थी जो आपने मुझे डायरेक्टर से मांगा? एक्चुअली फिल्म का संगीत जो है वो मैं ज़्यादातर भट्ट साहब पे छोड़ देता हूँ। ख़ास करके जहाँ जो गीतकार का जो काम होता है वो भट्ट साहब बहुत अच्छे तरह से संभालते हैं। तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि एक नया संगीतकार है, इसमें एक नई गीतकार भी है, श्वेता बोत्रा, जिन्होंने ये गाने लिखे हैं और वो भट्ट साहब के साथ राइटिंग का काम भी करती हैं। तो पुनीत और भट्ट साहब और श्रुता जी और श्वेता जी, सब ये लोग ने मिल के गाने बनाए हैं सारे। एक दूसरे को इंस्पायर करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और मेरा ऐसा है कि अगर काम अच्छा चल रहा है रसोई में, अगर खाना अच्छा पक रहा है, तो वहाँ जाके दखल देने की क्या ज़रूरत है। आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठो और खाना खाओ। तो मैंने वही किया इस फिल्म में। डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ और अच्छा खाना जो मुझे परोसा है उसे खा रहा हूँ। अक्सर जो लोग सुपर नेचुरल पावर्स को लेकर के, या आपने जैसे इसमें वशीकरण की बात की है, इन पर जब फिल्में बनाते हैं तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। इससे आप कितना सहमत हैं और इस फिल्म में क्या है वो? बात विश्वास अंधविश्वास की नहीं है, बात बड़ी सरल है। और वो बात ये है कि अगर आप दिन में विश्वास करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते ना कि रात नहीं है। और झालेक में विश्वास करते हैं तो ये नहीं कह सकते रात नहीं है। तो इसी तरह अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आपको शैतान में भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो काउंटर पॉइंट है। जैसे कहते हैं, अगर आप कृष्ण, मैं तो बहुत बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं कृष्ण पे विश्वास करता हूँ इतना सारा, तो मैं ये कैसे कह दूँ कि कंस नहीं, कैसे कह दूँ कि दुर्योधन नहीं? क्योंकि अगर कंस नहीं है तो फिर कृष्णा कैसे है? और कृष्णा है तो कंस है। तो इसमें अंधविश्वास क्या है? ये दोनों ही बातें विश्वास की है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा भगवान जो है वो अंधेरे को मिटाएगा, वो काली शक्तियों को मुझसे दूर रखेगा। यही तो मेरा भगवान है जिसके शरण में मैं हूँ। तो मेरे हिसाब से ये अंधविश्वास नहीं है। इसके अलावा कौन सी फिल्में कर रहे हैं आप? अब हमारा केसरा के साथ टाइप है, तो मेरी बेटी 1920 कर रही है, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ खिलौने, उसके बाद हैट 2 भी है, और एक और फिल्म है इम्पॉसिबल। फिल्में बनाने का बहुत प्लान है केसरा और हमारा। वर्चुअल प्रोडक्शन भी करना चाह रहे हैं हम, अपने लिए भी कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो चल रही है हमारे आइडियाओं की फैक्ट्री। बीच में आपने कहा था कि वर्चुअल प्रोडक्शन के तहत आप लोग साल में 25 फिल्में बनाएंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा और इसकी कितनी तैयारियां आपने की हैं? जब हमने कहा था कि हम अगले साल, इस साल नहीं अगले साल 25 फिल्में बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर फिल्म डायरेक्ट हम करेंगे या उसकी कहानी हम लिखेंगे। इसका मतलब ये कि हमारा फाइनेंशियल केसरा विक्रम भट्ट प्रोडक्शन और उस कंपनी का एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेगा। तो ये नहीं कि सारी पिक्चरों का प्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन हम पिक्चरें बनाएंगे या फिर बनवाएंगे,
ये है हमारी 25 पिक्चरों के पीछे की कहानी। फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए विक्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निकाल